मैं नितिन सेंगर, सोशल एक्टिविस्ट अनु त्रिपाठी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बहुत सारे लोग हैं हमारे नौजवान साथी उत्तर प्रदेश के भी और देश के भी जो अभी इस मामले को पूर्ण तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या है। केवल ये कि शिक्षक भर्ती घोटाला, वास्तविकता क्या है। तो हमारे नौजवान भाई हैं जो आंदोलित है पिछले 6 महीने से यहीं पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये पूरा देश जानता है कि इस समय पुलिस किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, मानो जैसे अंग्रेजों की पुलिस बन गई है, हिटलरशाही चल रही है हमारे देश में। तो मैं देशवासियों को वास्तविकता क्या है और ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करें 1 to 1। मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है। मैं पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने आया हम लोगों का दुख दर्द देखे। 2 मिनट का मैं समय लूँगा और इस भर्ती के बारे में जो शुरू से भर्ती हुई उसके और आज तक जो घटनाक्रम हुआ है मैं बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले भर्ती आई 2020 में और उसके बाद 6 जनवरी 2020 को इसकी परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर देने के 3 दिन बाद सरकार ने एक कट ऑफ घोषित किया कि ओबीसी, एससी और जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको पासिंग मार्क 60% और अनारक्षित के लिए 65%। वहीं से ये भर्ती विवादों में घिरना चालू हो गई। उसके बाद कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट होते होते ये करीब 6 महीने तक कोर्ट में रही। उसके बाद सरकार जो कि 60-65 कट ऑफ के पक्षधर थी तो उसकी विजय हुई। हम लोग भी सरकार के साथ थे और 60% की और 65% जो कट ऑफ था वो विजय हुआ। इसके बाद वो मामला समाप्त हो गया। उसके बाद सरकार उसके आदेश आने के करीब 1 महीने बाद 69,000 के सापेक्ष 67,767 सीटों पर कैंडिडेट का चयन किया और उसमें जब कैंडिडेट का चयन किया तो न उसमें कैटेगरी थी न गुणांक था, किस कैटेगरी का अभ्यर्थी है, किस कैटेगरी में उसका चयन हुआ है। यहीं से दूसरा विवाद भर्ती के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया और उसमें जो सरकार द्वारा ये हुआ कि कितना कट ऑफ गया है तो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए जो सामान्य अभ्यर्थी है, समझिए कि सामान्य वर्ग कहा जाता है, अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 67.11 निर्धारित की गई सरकार के द्वारा और ओबीसी की कट ऑफ 66.73, मात्र कुछ पॉइंट का अंतर हुआ। और आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा कि जो 50% सीटें अनरिजर्व होती है उसमें किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो या कोई भी हो, वो उसमें जा सकता है। लेकिन सरकार ने यहाँ क्या किया कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी में जा रहे थे उनको अनारक्षित में न ले जाकर आरक्षित वर्ग में फिट कर दिया। यही विवाद की मेन जड़ है। और जब हम लोग इसकी शिकायत अधिकारियों से किए, शिक्षा मंत्री से किए तो हम लोगों की बातों को नकार दिए। करीब पिछले दिसंबर में हम लोग इसके लिए धरना भी दिए, 10-15 दिन कड़ाके की ठंड में धरना भी चला। उस समय भी हमारे भाइयों के साथ हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता किया गया। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई शिक्षा मंत्री के साथ और हम लोगों के साथ। तो शिक्षा मंत्री जी उसमें कहा कि इसमें तमाम प्रकार के आरक्षण होते हैं, महिलाओं का आरक्षण होता है, इसीलिए एक कट ऑफ कम हुई है। तो उस समय हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि मूल चयन सूची जारी नहीं की गई थी, उसमें न कट ऑफ था न गुणांक था, तो कोई कुछ भी बोलने में असमर्थ था। जो सरकार कह रही थी वही सही था। इसकी शिकायत हम लोग लेकर गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने शिकायत की तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय जो कि इसी भाजपा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं, उन्होंने पूरे 75 जिलों के बीएसए को बुलाकर, क्योंकि ये भर्ती प्रदेश लेवल की थी लेकिन अलग अलग जिलों के अलग अलग नियुक्तियाँ हुई थी, तो उन पूरे 75 जिलों के बीएसए को तलब किया गया, बाकायदे उनसे हलफनामा लिया गया और किस कैटेगरी के अभ्यर्थी का चुनाव किस कैटेगरी में किया गया वो सब बाकायदे हलफनामा के तहत किया गया। लमसम 8 महीने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इसकी सुनवाई चली। उसके बाद इसी साल 2021 में 23 अप्रैल 2021 को आयोग की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ उसमें कई पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 10 में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है वो लिखता है कि जो ओबीसी की
69,000 के 27% निकालने पे 18,598 सीट होती है, उसमें मात्र 2667 सीट ही 2637 सीट ही ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया गया है और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 16.6% सीट ही दी गई है। और इसके बीच में एक बार शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात होती है तो कहते हैं कि हम लोगों ने आपको 18,598 की जगह पर 31,000 सीट दे दी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 50% अनारक्षित की सीट होती है उसमें चाहे तो अगर मेधावी छात्र है उसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट ही जाते हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो। अगर चाहे तो पूरे के पूरे 50% सीट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी अगर उसमें दम है, उसकी मेरिट है, तो वो पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। तो इस भर्ती में सच्चाई ये है कि 31,000 माफ कीजिएगा 31,000 ओबीसी के कैंडिडेटों का चयन हुआ है, लेकिन 28,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50% जो अनारक्षित की सीट होती है उसमें क्वालिफाई किए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, उसके अधिकारियों ने क्या किया है कि 28,000 का 2 पार्ट कर दिए हैं, एक 13,000 का, एक 15,000 का। तो 13,000 के लोगों को अनारक्षित में भेज दिया है और 15,000 लोगों को जो भी अनारक्षित में जाना गए थे उन्होंने उनको अपने कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। अपने कैटेगरी मतलब वो ओबीसी के हैं तो ओबीसी में शिफ्ट कर दिया है, उसको अनारक्षित में नहीं किए हैं। यही मेन लड़ाई की जड़ यही है कि और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी एकदम पूरे रिपोर्ट में, अभी हम आपको रिपोर्ट देंगे, पूरे रिपोर्ट में साफ साफ एक पॉइंट में लिखा गया है कि कैसे किस कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो किस कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि ये भर्ती राज्य लेवल की है और इसमें नियमावली 1994 का इसमें वो किया गया है, तो उसमें ये है कि जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे वो अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे। लेकिन ये सरकार अपने लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को रखने के लिए उसमें कैटेगरी में न जाकर हमें अपने कैटेगरी में ही ओबीसी को ओबीसी में, एससी को एससी में रखा है। इसीलिए हम लोग इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है और हम लोग इसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए इतने दिनों से करीब 170 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। महाघोटाले में कितने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जैसे मतलब कितने विद्यार्थियों को जो ये भर्ती के लिए जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की उन्हें नहीं मिल रही है नौकरी, कितनों का लॉस हुआ है? मतलब इसमें करीब 16,000 ओबीसी के और करीब 4,000 एससी भाइयों का, यानी कुल मिलाकर इसमें 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। मतलब 20,000 लोग जो नौकरी जिनको मिल चुकी थी उनको नौकरी सरकार नहीं दे रही है और ये घोटाला है। 20,000 लोगों को रोड पे बैठा दी और जो अपने चहेते लोग हैं। इन 20,000 में कैटेगरी अलग अलग भी होंगी, ओबीसी भी होगी और दूसरी भी? मात्र ओबीसी और एससी है, क्योंकि एसटी की ओबीसी के कितने छात्र हैं जिनके साथ इस प्रकार? करीब 16,000 छात्र। ओबीसी के 16,000 और एससी के करीब 4,000 छात्र जिनकी जो नौकरियां थी वो नौकरियां सरकार नहीं दे रही है, वो दूसरे लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं। तो ये आरक्षण के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। जबकि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी, और हमारे देश में आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग आंदोलित करता है कि आरक्षण के खिलाफ तमाम तरह का जहर उगलता है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आरक्षण के लिए तमाम तरह की बड़े बड़े वादे किए कि जब तक हमें तब तक आरक्षण सुरक्षित है। बड़े बड़े डिसीजन लिए उन्होंने, धारा 370 पे काम किया, राम मंदिर पे काम किया। गरीब जो चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आज इस प्रकार से 170 दिन हो चुके हैं। देश के ये नौजवान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनके माता पिता ने संघर्ष किया और उन्होंने जब अपनी नौकरी प्राप्त कर ली तो किस प्रकार से आरक्षण के नाम पर उनके साथ शोषण किया जा रहा है। महाघोटाला ये आरक्षण का, जैसा कि व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, ये उसका पापा है कहे तो। व्यापम से भी ये बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसमें 20,000 सीटों का आप सोच के देखिए, रूह कांप जाएगी कि 70,000 पूरी वैकेंसी थी और उसमें 20,000 का घोटाला कर लिया गया है। तो करीब 35% लोगों को वैसे ही बाहर कर दिया जाता है। और बीजेपी कहती है कि ये पिछड़ों दलितों की हितैषी सरकार है। अगर इतने ही हितैषी होते, चाहे इतने ही हितैषी इसके मंत्री विधायक होते, जैसे आपने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य जी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई है, अपने शीर्ष स्तर तक हम लोगों की बात नहीं की है। आज तक 170 दिनों में दूसरा कोई आ गया, दूसरी पार्टी के लोग हम लोगों के हाल चाल जानने आ गए हैं। जब सुनते हैं कि लोग भूखे प्यासे बैठे हैं तो कोई कुछ लेकर, कोई खाना पानी लेकर आ गया है। लेकिन ये सत्ताधारी ओबीसी एससी के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, चुनाव में कहते हैं कि हम ओबीसी एससी के मसीहा हैं, आज तक हम लोगों के पास नहीं आए हैं कि उन लोगों का हाल क्या है। देखिए समस्या बड़ी बड़ी है आरक्षण को लेकर। आरक्षण की
के लिए तमाम बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज के लोगों के साथ इस प्रकार से आज अत्याचार हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, समाज के नाम पर वोट लेते हैं। आज वही समाज के लोग किस तरह से बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं। और आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन के भविष्य को निर्मित किया और सरकार के शोषण से आज ये लोग पिछले 170 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उन्होंने हमारे देश में बहुजन समाज को ये अधिकार दिया क्योंकि इस देश में बड़ी ऊंच और नीच की भावनाएं हैं। तमाम तर्क और वितर्क के नाम पर लोगों का शोषण होता है कि कोई घोड़ी पे नहीं बैठेगा, कोई फलाना काम नहीं करेगा, कोई ठिकाना काम नहीं करेगा। इस तरह से हमारे देश का माहौल है। तो समझने की जरूरत है, देश में न्याय के साथ खड़े होने की जरूरत है प्रत्येक नागरिक को। इन सभी इधर उधर की बातें, जो ऊंच नीच की बातें जो हमें गुमराह करती हैं और वोट बैंक का माध्यम बना के जो हमारा शोषण किया जाता है, फिर आज हम किन परिस्थितियों में पड़े। ये केवल यही परेशान नहीं है, उधर अहिरिया समाज के लोग बैठे हुए हैं जिनके पास उनका जाति का प्रमाण नहीं है। उनके साथ भी 1950 में नेहरू जी की सरकार ने किस प्रकार का व्यवहार किया, जो वो आज तक अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्हें आज कोई न्याय नहीं दे पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें इस देश में की जाती हैं। समझना होगा, ये देश हमारा है, हम और आप भाईचारे से रहते हैं और हमारे भाईचारे को खराब करने वाले ये नेता हैं। नेता कभी किसी के नहीं हुए हैं। देश के नौजवान को आज एकजुट होकर इन सभी के साथ खड़े होना चाहिए और न्याय की लड़ाई में साथ देना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।